Good evening, students. I welcome you for another amazing session. And we are coming to the end of the P block elements. आपके सामने हमने बहुत सारे ग्रुप ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं और अब जो बात कर रहे हैं वो लास्ट जो है ग्रुप 18 की। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम शुरू किए थे, तो आपको बताया कि जब इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट पी सब शेल में भरने शुरू हो जाते हैं तो वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स थे। अब जो हम बात कर रहे हैं ग्रुप 18 एलिमेंट्स की, तो आज का जो टॉपिक है वो है ग्रुप 18 एलिमेंट्स। तो 18 एलिमेंट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट की यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे हमने शुरू किए थे NS2 और NP126। तो यहाँ पर क्या होने वाला है कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6। तो अब ये पूरे का पूरे P जो है हमारा नेक्स्ट जो लास्ट आउटर मोस्ट पी सब शेल है ये भर गया है कंप्लीटली स्टूडेंट्स। तो ये हमारे जो बने हैं इनको हम कौन सा कहते हैं, नोबल गैसेस। तो हमारा सारा डिस्कशन आज नोबल गैसेस के ऊपर है। तो देखो कि एक टाइम था जब इन्हें इनर्ट गैस कहा जाता था। अब हम कहते हैं कि ये इनर्ट नहीं है, नोबल गैसेस है। तो स्टूडेंट्स का बता सकते हैं ऐसा क्यों हम कहते हैं। एक टाइम था कि इन्हें ये कह रहे थे इनर्ट गैस एलिमेंट्स। अब मैं कहता हूँ ये इनर्ट नहीं है भाई, ये नोबल गैस एलिमेंट्स कहा जाता है। इसको आधा रीजन क्या है, इसका क्या रीजन है स्टूडेंट, इन्हें नोबल गैसेस कहा जाता है। अब इनर्ट नहीं कहा जाता, इनर्ट नहीं कहा जाता क्योंकि देखो इनके शेल कंप्लीटली फिल्ड हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करते अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन, कोई रिएक्शन होने वाली नहीं है। और जब ये रिएक्शन नहीं करेंगे, जब इनके कंपाउंड्स नहीं बनेंगे स्टूडेंट, तो हमने इनको कहा कि ये इनर्ट गैसेस हैं। लेकिन एक 1962 में एक साइंटिस्ट था जिसका अभी हम बताएंगे आपको, उसने पहला कंपाउंड बना लिया था जिनोन का। उसके बाद से फिर और कंपाउंड बनने शुरू हो गए जिनोन के, और कुछ क्रिप्टोन के भी बने, लेकिन बाकी एलिमेंट्स के अभी भी कोई कंपाउंड्स नहीं बने। तो अब इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं क्योंकि जिनोन के बहुत सारे कंपाउंड्स बन चुके हैं और भी बन रहे हैं, और दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी कोशिश जारी है। तो आप देख सकते हैं कि जब कोई कंपाउंड नहीं बन रहे थे तो इन्हें इनर्ट कहा गया। जैसे ही कंपाउंड्स जिनोन के बने, बार्लेट नाम का साइंटिस्ट है 1962 में सबसे पहला कंपाउंड उसने जिनोन का बना दिया था, रेड कलर का था। उसके बाद से फिर हमने कहा कि ये नोबल गैसेस के नाम से जाने गए। और अब आपको पता है कौन कौन से एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। मेरी बात चल रही है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन और रेडोन। तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जिनके बारे में हमारा डिस्कशन आज होने वाला है। ये इनर्ट गैस के एलिमेंट्स हैं, इनर्ट गैस के एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट। अगर यहाँ पे मैंने 2 लिखा तो यहाँ पर 10 लिखा, और फिर ये 18 आ गया, और फिर ये 36 आ गया, 54 आ गया, और इसमें 32 ऐड कर दूं तो मैंने क्या किया, इसमें 8 जमा किए हैं, और यहाँ पे 8 हुए, यहाँ पे 18 हुए, 18 और फिर 32 ऐड कर दूंगा, कितना बनेगा, ये बन जाएगा 686। तो यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका पहले भी हमने बताया, मैजिक नंबर्स का मैंने यूज किया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इनके मिल गए। अब ये जो एलिमेंट है रेडोन, इसके ऊपर मैंने स्टार लगा लिया, तो आपको समझ में आई कि ये तो रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये डिके करता है। जब ये डिके करेगा तो आपको भी पता है कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो हम स्टडी नहीं करते क्योंकि हमारे पास इतने मीन्स नहीं है उनके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के। उनके लिए स्पेशल मेथड्स, न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं। तो अब हमारे पास है हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडोन। देखो अब एक इसने पूछ लिया क्वेश्चन में कि भाई विच एलिमेंट्स आर एरियोजेंस। तो कौन से एलिमेंट को एरियोजेंस कहा जाता है, एरियोजेंस कहा जाता है, एरियोजेंस कहा जाता है। बताओ स्टूडेंट क्या आंसर है आपका, एरियोजेंस किसको कहा जाता है। तो ग्रुप 18 एलिमेंट्स को एरियोजेंस भी कहा जाता है स्टूडेंट, क्योंकि ये एयर में प्रेजेंट है इन वेरी स्मॉल अमाउंट, इन अबाउट 1%, बहुत कम मात्रा में है एयर में, लेकिन है
ये सारे के सारे एयर में प्रेजेंट है, बहुत कम है। हीलियम बहुत कम है, जो जमीन के नीचे नेचुरल गैस में मिलती है हीलियम। तो ये एयर में प्रेजेंट है। आपको पता है कि आपने पहले पढ़ा था 9th-10th में कि एयर को लिक्विफाई किया जाता है और लिक्विफाई करके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, तो उससे हमें आर्गन मिल सकती है। आर्गन को हमने बनाया था बाय द लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। तो यहाँ पर इन्हें एरियोजेंस इसलिए कहा गया क्योंकि एयर में प्रेजेंट है, और ये रेयर एलिमेंट्स भी कहा जाता है क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट इन एयर, प्रेजेंट इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत थोड़े अमाउंट्स में एयर में हो। अगर इनकी अकरेंस की बात की जाए स्टूडेंट, तो देखो कि आपको ये पता है कि जो यूनिवर्स है उसमें हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स, अकरेंस की अगर बात करें तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। एयर में तो बहुत कम है, 1% वैसे बता रहा हूँ, लेकिन जो मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है स्टूडेंट, उसके बारे में आपको पता है कि जो यूनिवर्स में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है। हाइड्रोजन और हीलियम ये यूनिवर्स में बहुत ज्यादा है। आपको पता है कि सोलर रिएक्शन जब होती है तो वहीं से स्पेक्ट्रा से ही हमें पता लगा था कि ये हीलियम जो है सन के ऊपर जो है हाइड्रोजन गैस होती है और वो फ्यूज करके हीलियम बनाती है, उसी से ही सोलर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये 23% कंपेयर टू 77% हाइड्रोजन है यूनिवर्स में हीलियम। और हीलियम जो है वो एयर में बहुत स्मॉल अमाउंट्स में होती है। ये नेचुरल गैस में भी प्रेजेंट होती है। जो जमीन के नीचे नेचुरल गैस होती है और कुछ रेडियो एक्टिव डिके होते हैं, उनके अंदर भी हीलियम प्रोड्यूस होती है। हीलियम जो है प्रोड्यूस होती है और एयर को हम लिक्विफाई करके आर्गन और इन गैसेस को निकाल सकते हैं एयर से भी बहुत कम मात्रा में मिलते हैं। तो ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट है स्प्रिंग वाटर में भी हीलियम, नियोन और आर्गन। तो इनकी अबंडेंस आपको बुक में मिल जाएगी, तो इसके ज्यादा हम समय नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसमें ये जो है हमें मिलता है 226 रेडियम, जो है 226 रेडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 88। ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये डिके होता है तो ये बनेगा, ये देता है 2He4, कितना बचा 224, तो A86 Rn कितना बन गया फिर 224। तो ये एक न्यूक्लियर डिके, ये रेडियम जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। जब ये डिके करता है तो इसमें भी देखिए आपको हीलियम गैस मिल रही है और रेडोन भी मिल रहा है। तो यहाँ पर इसके बारे में कोई ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बुक में स्टडी कर सकते हैं इनकी अकरेंस के बारे में। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एग्जाम के लिए। अब देखें हर चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहली चीज जो हम स्टडी करते हैं, एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात चल रही है। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सा ग्रुप है मेरे पास स्टूडेंट? ग्रुप 18। ये बात बता दूं, इसमें से काफी क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हम बताएंगे। इनके जो कंपाउंड्स होंगे स्टूडेंट और उनके स्ट्रक्चर्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे इनके ऊपर भी। इसके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते थे स्टूडेंट? हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम कौन से ग्रुप में है स्टूडेंट? तो ये तो फर्स्ट पीरियड में है, तो ये तो 1s2 है, 1s2 है, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ पे सेकेंड पीरियड शुरू हो गया। अब देखो ये एक एक्सेप्शन है, हीलियम एक एक्सेप्शन है। इसमें पी में 0 इलेक्ट्रॉन्स है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 बस, यही बढ़ जाता है। इसके अंदर पी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी वो NS2 लिखी थी। अब देखिए कि इसमें तो सिर्फ NS है, इसमें पी है ही नहीं। फिर भी हीलियम को नोबल गैस की फैमिली में रखा गया है क्योंकि इसकी भी प्रॉपर्टीज इनके साथ ही मुकाबले में सिमिलर है। ये भी रिएक्ट नहीं करता। और तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा, अब दिवाली जैसे आ रही है तो बहुत कलर्ड लाइट्स आपको दिख रही हैं, डिस्प्ले लाइट्स दिख रही हैं, बोर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ट्यूब लाइट्स दिख रही हैं डिफरेंट कलर्स की। स्टूडेंट्स वायलेट कलर के कलर दिख रहे हैं, ऑरेंज कलर के, येलो, ग्रीन,
इन सब के अंदर भी इनर्ट गैस के एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। वो बहुत ही सुंदर कलर देती हैं, बहुत एक ब्यूटीफुल कलर जो मिलते हैं वो इनर्ट गैस होती है। आर्गोन लैंप्स होते हैं, नियॉन लैंप्स होते हैं स्टूडेंट, ये सब बहुत कलर, शानदार कलरफुल लाइट्स देती हैं और डिस्प्ले में बहुत ज्यादा यूज होती हैं। यूट्यूब के अंदर मैंने इसके ऊपर लेक्चर अपलोड किए हैं, आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, उनके कलर भी हमने वहाँ दिखाए हैं। तो दे आर ब्यूटीफुल कलर्स which are used in advertisement boards and etc. स्टूडेंट्स, अब देखिए कि नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अगर हमने लिखना है तो सेकंड पीरियड है, तो तुमने कहा 2s2 2p6 तो हो ही गया, कितने हो गए 8 हो गए, तो फिर तुमने हीलियम को लिख दिया, तो ये हो गया हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, कितना हो गया 6, तो 8 और 2 10 पूरे हो गए। और अगर थर्ड पीरियड में आए, ये थर्ड पीरियड है, ये पीरियड है स्टूडेंट, पीरियड नंबर, तो आर्गॉन थर्ड पीरियड में है, तो तुमने कहा कि इसके अंदर 3s2 और 3p6 आ गया, हीलियम के बाद नियॉन आ गया, ये भी बन गया हमारा 10 और 18 हो गए। अब जब क्रिप्टॉन में आए तो क्या हुआ, फिर क्रिप्टॉन में 18 आर्गॉन है, ये कौन सा फोर्थ पीरियड में आ गए। फोर्थ पीरियड में फिर 4s2 4p6 आपने लिखा और ये 18 ही आर्गॉन आ गया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 18 और 26 हो गए और ये 36 है, तो यहाँ पे 3d10 है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लर्न की है स्टूडेंट, पहले भी लिखी थी, अब भी लिख सकते हैं, तो आप लिखते जाइए और आगे अगर लिखनी है तो ये फिफ्थ पीरियड में आ गया। फिफ्थ पीरियड में तो आपने लिखा 5s2 स्टूडेंट 5p6 कंप्लीटली फिल्ड हो गया, और ये आर्गॉन के बाद कौन सा आया, हीलियम नियॉन आर्गॉन, आर्गॉन के बाद ज़ीनॉन आया 50, क्रिप्टॉन आया 36, तो यहाँ पे 4d10 आ। तो लास्ट वाला जो है हमारा फिर क्या हुआ, ये यहाँ पर ये सिक्स्थ पीरियड में है, सिक्स्थ पीरियड का कैसे लिखोगे, 6s2 6p6 हो गया, और यहाँ पर आ गया हमारा 54 ज़ीनॉन, तो अब यहाँ पे कितने हैं 54 और 2 56 62, हमारे पास यहाँ 86 है स्टूडेंट, तो फिर कौन सा बना, FD10 आ गया और 4s4। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो आपको लिखनी आती है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, इजी है, हम कैसे बनाते हैं, एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाते हैं, ये मैंने कई बार आपको बता दिया। ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम सभी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को खुद सीख लें और उन्हें लिख लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत सारे आंसर हमें मिलेंगे जब मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ाऊंगा, उसमें भी बहुत यूज होने वाली है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेबल होगी, कौन सी लेस स्टेबल होगी, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज क्या होती हैं, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यूज होगी, तो इनको भी नोट कर लो, इनको भी नोट कर लो स्टूडेंट, आपको जो वैल्यूज बताइए इन्हें नोट कर लो। ओके, let us study the physical properties of inert gases, inert नहीं कह रहा मैं, noble gases, physical properties of the noble gases student। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये दे आर मोनो एटॉमिक इन नेचर। देखो ये आप पता कर सकते हैं, ये हीलियम है, ये दिस इज नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, ये कोई मॉलिक्यूल तो बना नहीं रहे, दे आर नॉट फॉर्मिंग मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन ने तो O2 बनाया था, नाइट्रोजन ने N2 बनाया था, सल्फर ने एसिड बनाया था, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, ये मोनोएटॉमिक होते हैं, और इसका रीजन भी आपको पता है कि व्हाई दे एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक, व्हाई दे आर मोनोएटॉमिक, इनकी एटॉमिसिटी 1 है, बिकॉज देयर outermost shell is completely filled, तो इनका outermost shell completely filled है स्टूडेंट, तो ये बिल्कुल मोनोटॉमिक नेचर में एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे,
तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP6। तो ये आपस में कंबाइन नहीं करते बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6, हीलियम की -2 और बाकियों की सबकी NH2 NP6। So their outermost shell is complete. They do not combine with each other or themselves. तो अपने आप में कंबाइन नहीं करेंगे. They are not combining with themselves. मॉलिक्यूल नहीं बना रहे, उन्हें जरूरत नहीं है, वो सेटिस्फाइड है, उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कंप्लीटली फिल्ड है. तो यहाँ पे एटॉमिसिटी 1 मिलती है, सबसे बड़ी बात ये है. ओके अब इनका एटॉमिक रेडियस देखा जाए स्टूडेंट. देखो कि अभी तक जो मैंने एटॉमिक रेडियस की वैल्यूज बुक्स में दे रखी हैं, आपने पढ़ा होगा, वो कोवेलेंट रेडियस दिए गए थे, क्योंकि वो बना रहे थे मॉलिक्यूल्स आपस में मॉलिक्यूल बना रहे थे या कंपाउंड बना रहे थे. या मेटेलिक रेडियस आपने देखे कि जो मेटल्स होते हैं उनके हमने कहा मेटेलिक रेडियस बता दो, पर ये तो कंबाइन नहीं करते, ये तो मोनोटॉमिक है, ये तो रिएक्ट नहीं कर रहे आपस में, बॉन्ड नहीं बना रहे. तो इनके जो रेडियस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, वैन डेर वाल्स रेडियस. आपने 11th में भी पढ़ा था स्टूडेंट, वैन डेर वाल्स जो रेडियाई होते हैं वो लार्जेस्ट होते हैं. तो वैन डेर वाल्स रेडियस है, इसलिए इनका जो साइज है सबसे बड़ा है, सबसे ये बड़े साइज के हैं, बिकॉज दीज आर वैन डेर वाल्स रेडियाई स्टूडेंट. दे आर द लार्जेस्ट इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स. मैं ये कह रहा हूँ देयर एटॉमिक साइज इज लार्जेस्ट in respective periods because they exist as monoatomic and their radii are van der Waals radii. और आपने ये पढ़ चुके हैं 11th में भी कि जो वैन डेर वाल्स रेडियस होते हैं वो सबसे बड़े साइज के होते हैं स्टूडेंट, उनका साइज सबसे ज्यादा होते हैं. तो इनके साइज सबसे ज्यादा है, ये हमें पता है. एक तो वैन डेर वाल्स रेडियस है, दूसरा आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स की इनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काफी होने वाली है, क्योंकि देख रहे हैं ये कंप्लीटली फिल्ड हो गए. यहाँ पे देख रहे हैं NH2 NP6 है, तो इसका मतलब इनका इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी ज्यादा होने वाला है. तो उसके कारण भी इनके जो साइज होते हैं वो बड़े होते हैं. तो इनके सबसे बड़े साइज इन्हीं के ही हैं जो पीरियड में आएगा. आप इनकी बुक में वैल्यू देखेंगे, पिकोमीटर में दी होगी, आपके बुक में एक टेबल दिया हुआ है स्टूडेंट्स. अब वो टेबल मैंने यहाँ नोट नहीं कर सकता, आपके एनसीईआरटी में एक टेबल है, आप उसको देख लें. और मेरे कुछ यूट्यूब के लेक्चर्स में भी मैंने ये टेबल दिया है, आप देखना चाहें तो मेरे लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगी इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज एटॉमिक रेडियस की. तो वैन डेर वाल्स रेडियस हमेशा ही बड़ा होता है, क्योंकि ये कोई मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं कर रहे, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड है ही नहीं. तो जो भी कुछ है ये आपस में भी वैन डेर वाल्स फोर्स से जुड़े हुए हैं. तो जो वैन डेर वाल्स रेडियस इनके हमने बताए वो बड़े ही होंगे. इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपने नोट कर लिया. और ये फिर डाउन द ग्रुप क्या होगा, पहला पॉइंट, डाउन द ग्रुप क्या होगा स्टूडेंट, साइज बढ़ेगा या कम होगा. देयर एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज. ठीक है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल. जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे नए शेल ऐड होते जाएंगे, तो इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल. तो ये भी आपने नोट कर लिया स्टूडेंट. नीचे गए इनका साइज बढ़ गया, क्योंकि नए सेल ऐड हो रहे हैं, तो इनका साइज बढ़ता जाएगा. तो ये भी नोट कर लो स्टूडेंट, फिर आगे चलते हैं.
Let us come to the second property, student, which we always discuss in every group, student, ionization enthalpy. अब बताइए कि will their ionization enthalpy will be high or low? चलो आपको 30 सेकंड का वक्त मिला है स्टूडेंट्स, इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी या ज्यादा होगी, जल्दी से बताइए। नोबल गैसेस हैं, they have the highest ionization enthalpies in respective periods. तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे हाई होती है, हाईएस्ट मैं कह रहा हूं क्योंकि their outermost shell is completely filled. outermost shell क्या है स्टूडेंट? completely filled है, NH2NP6। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते, बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहती, इसलिए काफी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज भी किलो जूल पर मोल में आपके टेबल में मिल जाएंगी, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या होगा कि डाउन द ग्रुप क्या होगा स्टूडेंट? आयोनाइजेशन एंथैल्पी will decrease due to increase in size and screening effect or shielding effect। ये हमारे बारे हम बता रहे हैं, कोई नया रीजन नहीं बताया आपको, सेम ही रीजन बता रहे हैं स्टूडेंट। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया था स्टूडेंट एग्जाम में और बहुत बार रिपीट होता है वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बहुत बार आता है कि जो ये नोबल गैसेस मैंने बताओ इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज की वैल्यू नेगेटिव होंगी या पॉजिटिव होंगी, जल्दी से बताओ स्टूडेंट, 1 मिनट का वक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? why do noble gases have positive electron gain enthalpy? अब मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया क्योंकि तुम्हें डाउट ना रहे, ये क्वेश्चन आया था मैंने लिख दिया इसलिए। देखो कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, बाकी भी तुमने ग्रुप में पढ़ी कि जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल गैसियस एटम, तो ज्यादातर केसेस में आपने देखा एनर्जी रिलीज हुई। हैलोजन्स में देखा कितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे और बहुत एनर्जी निकल रही थी। और एक केस था एक्सेप्शन जो मैंने बताया कि क्लोरीन से कम होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया। यहाँ पे तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो ऐसा क्यों है कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है स्टूडेंट्स? इसका आंसर बताओ, आंसर बताओ स्टूडेंट्स।
आंसर तो तुम्हें पता ही है। मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्यों लिखवाई थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही आंसर होते हैं बहुत सारे। देखो कि आपको पता ही है कि नोबल गैसेस हैव स्टेबल completely filled outer valence electron configuration। आपने लिखी NH2 NP6, हीलियम की लिखी NH2 1s2, चलो हीलियम का, और बाकियों की क्या लिखी NH2 NP6। तो अब ये कंप्लीटली सेटिस्फाइड है, इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहते। दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करना चाहते, इन्हें जरूरत नहीं है, ये स्टेबल है। लेकिन आप इनमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो बाहर से, तो क्या होगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे भरे हुए। तो इसलिए ये जब मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। Therefore, students, energy has to be supplied. Energy has to be added to gain electron. तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन को आप गेन करवाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी, इसीलिए ही ये पॉजिटिव होती है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ये ही ग्रुप में ऐसे हैं जिनकी सारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करना। तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, बाकियों की तुमने देखा था नेगेटिव है, रेयर केसेस में पॉजिटिव होती है, बस ये तो सभी की पॉजिटिव है। इनकी एग्जैक्ट वैल्यूज भी बुक में मिल जाएगी, एनसीईआरटी में टेबल है, उसमें आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आया कि यह डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ेंगी या कम होगी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होंगी या ज्यादा होंगी। इसमें क्या होगा, ये आंसर तो ऑलरेडी में पता ही है स्टूडेंट्स। हमें पता ही है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, it will decrease due to increase in atomic size। साइज बढ़ रहा है तो इसलिए इनकी वैल्यूज कम हो जाएंगी। छोटा अगर एटम होगा तो न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होती है तो ज्यादा एनर्जी निकलेगी, कम अट्रैक्टिव फोर्स होगी तो कम निकलेगी, इनकी वैल्यूज कम हो जाएंगी। तो इस तरह से जो ऑर्डर बना इलेक्ट्रॉन नियॉन का नियॉन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, आर्गॉन क्रिप्टॉन, और इनकी ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है क्रिप्टॉन और नियॉन की। और इस तरह से हम कह सकते हैं ये वैल्यू ऐसे फ्लक्चुएट करेंगी, ऑर्डर इनका इस तरह से होने वाला। तो भी नोट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम आ रहे हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस। तो बताओ कि इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे या कम होंगे। कहां पर ज्यादा आए और कहां पे कम हुए, किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्वेश्चन बता दो, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, एक्सप्लेन व्हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, explain why melting and boiling points of noble gases are
लो, अब ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, इसका आंसर करो, 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। Why they are melting and boiling points are low, students? क्या आंसर लिखा स्टूडेंट आपने? Any student who has given the answer of this question? This question was asked in the paper. अब रीजन क्या स्टूडेंट? All these heat elements आप तो किए हमने, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, ये जो नोबल गैसेस है, ये सारे के सारे आपको पता है कोई मॉलिक्यूल तो बना नहीं रहे, इनके शेल कंप्लीटली फिल्ड है, तो ये मोनोटॉमिक है, ये सब मोनोटॉमिक है, तो दे आर एग्जिस्टिंग एज मोनोएटॉमिक एंड दे आर हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। इनके अंदर कौन सी फोर्सेस है? वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। 11th में हमने पढ़ा था लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। वो डिस्पर्शन फोर्सेस होती है, बहुत वीक होती है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स 11th क्लास में। इनके अंदर बहुत वीक फोर्सेस हैं, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है बहुत वीक है। कौन सी है? वैन डर वाल्स लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है, बहुत वीक होती है, फोर्सेस बहुत वीक है। तो ये क्या करेंगे? तो इनके अंदर वीक फोर्सेस हैं बहुत ही, सॉलिड एंड लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड में कौन सी फोर्सेस है इनके अंदर? सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्सेस है, बहुत वीक वाली, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, कोई पोलर नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। तो वो इंड्यूस होती है, इंड्यूस डाइपोल होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस में, आपने 11th क्लास में पढ़ा। तो इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हो बुक में बहुत लो होते हैं, बहुत ज्यादा लो होते हैं। इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट। ये क्वेश्चन जैसे आए मैंने वैसे लिख दिए पेपर में, ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया स्टूडेंट। Ease of liquefaction। अब क्वेश्चन आया, इज इट इजी टू लिक्विफाई नोबल गैसेस और डिफिकल्ट? एक्सप्लेन। आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है इसका आंसर करने के लिए। बताओ एनी स्टूडेंट किसने आंसर दिया इसका? कौन आंसर कर रहा है इस क्वेश्चन का स्टूडेंट? तो इसको लिक्विफाई करना आसान है या मुश्किल है, जल्दी से बताओ। Will it be easy or difficult student to liquefy them? क्या आंसर दे रहे? देखो लिक्विफिकेशन का मतलब क्या है? आपके पास गैस है, उसको आप कूल कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, टेम्परेचर घटा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तब जाके लिक्विफिकेशन होती है। और एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, आपने पढ़ा था 11th में, जहां पर
मिनिमम वो होना चाहिए, तब लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाती है, मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कब गैस लिक्विड जल्दी बनेगी? देखो उनके अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्स है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो गैस जल्दी लिक्विड बनेगी, अगर उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक है तो बहुत मुश्किल होगा उसका लिक्विड बनाना। यस और नो? तो मैं ये कह रहा हूँ इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई noble gases because they have weak van der Waals attractive forces, उनके अंदर बहुत वीक van der Waals अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, तो इसलिए वो लिक्विड जल्दी नहीं बनाते और मुश्किल होगी। तो आपको पता है कि जो नोबल गैसेस मैंने बताई थी कैसे मिलती हैं, तुमने कहा कि एयर के अंदर प्रेजेंट है, बहुत कम मात्रा में है, 1% से भी लेस है, तो हम एयर को लिक्विफाई करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है लिक्विफाई करना एयर को। तुम्हें पता ही है कि ये बहुत वीक है, इनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो बहुत हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर करके इनको लिक्विफाई किया जाता है और उसके बाद फिर उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके सेपरेट किया जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं स्टूडेंट तो क्या होता है, फिर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं तो हम कौन सा टेक्निक केमिस्ट्री में यूज करते हैं सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स के लिए, वो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो देखो क्वेश्चन मैंने काफी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं और रीजनिंग असर्शन या कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बिना सोचे समझे कोई भी आंसर आप नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। आंसर करने के लिए सोचना पड़ेगा और कौन सा कंसेप्ट लगेगा ये देखना पड़ेगा, तब जाके आंसर करने हैं। आंसर के जो एक ही लाइन में आंसर हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना पड़ता, तो हमें करेक्ट आंसर लिखना है, बेकार की चीजें नहीं लिखनी एग्जाम में, इसलिए एग्जैक्ट चीजें याद करो। कैसे करेंगे? कोशिश है मेरी क्वेश्चन आंसर के रूप में आपको लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो आपको हमारे जितने भी वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं अभी तक यूट्यूब में, उन सब में बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, आपको हेल्प मिलेगी, आप उनको सुन लीजिए और आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। अब एक प्रॉपर्टी और बताएं, हम डिस्कशन कर रहे हैं एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस पहले इन्हें इनर्ट कहा गया था, अब ये इनर्ट नहीं है क्योंकि इनके कंपाउंड्स बना लिए गए थे। जब इनके कंपाउंड्स बनने शुरू हो गए तो हमने इनर्ट का वर्ड हटा दिया, नोबल लिख दिया। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं और ये रिएक्ट नहीं करते अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, क्योंकि इनके शेल कंप्लीट है, इन्हें ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, ये सेटिस्फाइड है, पूरे सैचुरेटेड है, पूरे फिल्ड है, इनके शेल स्टेबल है, कॉन्फ़िगरेशन कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और क्वेश्चन, एक और प्रॉपर्टी बता दूं, जो क्वेश्चन भी बना था कहीं दिखा था मुझे, इसलिए बता दिया। वाई, अब मैं इसको ऐसे लिखूं, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। of noble gases। अब बताओ कि इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होंगी या कम होंगी। फिर क्वेश्चन बन गया, will their enthalpy of fusion will be low or high? क्वेश्चन, इनका डेल्टा फ्यूजन और डेल्टा वेपराइजेशन H will be low or high? फिर क्वेश्चन बन गया, कोई भी वर्ड केमिस्ट्री में लिखता हूं, मैंने कहा बोर्ड में लिखा स्टूडेंट, उसका मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है, केमिस्ट्री सारी डेफिनेशन कंसेप्ट से भरी हुई है। मैं इतनी बड़ी कोशिश कर रहा हूं हर कंसेप्ट को डीकोड करके आपको समझा रहा हूं, हर वर्ड को मैं बता रहा हूं, इसका मीनिंग भी समझ लो। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होती है? जब एक मोल लिक्विड को अगर आपने एक मोल सॉलिड को एक मोल लिक्विड में कन्वर्ट किया,
कन्वर्ट किया एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, तो उसे हमने क्या बोला, किलो जूल पर मोल में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जब 1 मोल वाटर को, 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस में कन्वर्ट किया एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको हमने क्या बोला, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो अब इनकी ये वैल्यू ज्यादा होने पड़ेगी या कम होंगी? छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो कि दिमाग लगा रहे हैं, सोचना है, जल्दी से बताओ इनकी वैल्यू कम होगी या लो होगी, बस इतना ही पूछ रहे हैं। कौन बता रहा आंसर? स्टूडेंट, आंसर तो दिख रहा है हमें, आंसर में मुश्किल क्या है, इसमें इजी आंसर है। दे हैव वेरी लो, दे हैव वेरी लो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन and no enthalpy of vaporization because they are held by weak van der Waals attractive forces। कौन सी फोर्सेज है इनके अंदर? बहुत कमजोर फोर्सेज है, वीक van der Waals attractive फोर्सेज है इनके अंदर, बहुत ही कमजोर फोर्सेज हैं इनके अंदर, बहुत कमजोर फोर्सेज हैं जो इनको होल्ड कर रही है। तो उनको फिर मेल्ट करना या उनको बॉइल करना उनको बहुत आसान होगा, उनको तोड़ना फोर्स बहुत कमजोर है, तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए कम चाहिए, कम वैल्यूज होंगी। तो इनकी वैल्यू किलो जूल्स पर मोल में होती है, वो भी आप बुक में चेक कर सकते हैं कितनी है। तो लो वैल्यूज आने वाली है, लो आने वाली, बहुत कम आने वाली, लो वैल्यूज आने वाली है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ओके, यहाँ पे हमारी इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। तो सेकंड जो लेक्चर हमारा है वो नोबल गैसेस का केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर होगा। तो फिर हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। हमारे जो भी लेक्चर्स यूट्यूब में आ रहे हैं आप उसको सुनते रहिए और उनके क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स बनाते रहिए। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आ रहे हैं, मेरे इनऑर्गेनिक के आ रहे हैं, फिजिकल के, सबके अंदर डिस्कशन क्वेश्चन आंसर का हो रहा है, जो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप उनको हमारे जो चैनल हमें सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए ताकि वो भी इन लेक्चर्स का फायदा उठाए। तो गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, बाय बाय, थैंक यू।